हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के एक बहुत ही फेमस पोएट, ट्रांसलेटर, क्रिटिक और प्लेराइट के बारे में, जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज के सबसे फेमस राइटर माने जाते हैं। काफी अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। इनके वर्क्स को आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एज को रेस्टोरेशन एज क्यों बोला जाता है? चार्ल्स फर्स्ट को जब प्यूरिटन्स ने मार दिया था, तो उसके बाद प्यूरिटन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था 1649 में इंग्लैंड में। 1649 से लेकर 1660 तक प्यूरिटन एम्पायर रहा था। और इनका जो प्यूरिटन का एक जनरल था जॉर्ज मोंक, उसने जाके जो चार्ल्स सेकंड है यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था, उससे कांटेक्ट किया, तुम वापस आओ और मोनार्की को रिस्टोर करो। तो चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड में वापस आए और उन्होंने जितने भी प्यूरिटन्स थे उनको कैप्चर कर लिया, कुछ लोगों को मार भी दिया और मोनार्की को रिस्टोर किया। और 1660 में चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड का किंग बन गया। उसने मोनार्की को रिस्टोर किया था, इसलिए इसको रेस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं हमारे जॉन ड्राइडन, उनको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो एज है रेस्टोरेशन एज, ये 1660 से स्टार्ट होती है और 1702 तक चलती है। 1702 में फिर न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट होती है 1702 में। वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखते हैं इसके वर्क्स को। जॉन ड्राइडन 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में इनकी डेथ हो जाती है। 1631 में डेट इंपॉर्टेंट है। बर्थ के अकॉर्डिंग भी आजकल यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 1631 में जॉन ड्राइडन पैदा हुए थे। ये एक अच्छे पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर थे और प्ले राइट थे। ठीक है, और इनको सबसे पहले जो पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था, ऑफिशियली अपॉइंट किया गया था जॉन ड्राइडन को 1668 में। ये फर्स्ट पोएट लॉरिएट माने जाते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, रोमांटिक राइटर है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने इनको बोला है ग्लोरियस जॉन। ठीक है, अब हम इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। हीरोइक स्टैंजा लिखा है सबसे पहले, हीरोइक स्टैंजा ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। तो देखिए, ये जो पहले राइटर होते थे, ये जो किंग होते थे या मिनिस्टर्स होते थे, जो भी उस टाइम पे लोग पावर में होते थे, उनको प्रेज करते थे। अगर उनको ये उनकी निंदा करते तो इनको खुद जो है वो प्रॉब्लम में फंस सकते थे। इसलिए जो लोग पावर में होते थे स्पेशली उनको ये प्रेज करते थे। अगर पावर में कोई और आ गया है, दूसरा किंग बन गया है, तो ये दूसरे किंग को प्रेज करते। ऐसा ही जॉन ड्राइडन ने भी किया। तो हीरोइक स्टैंजा ये लिखा है इसने ओलिवर क्रोमवेल की डेथ पे। ये ओलिवर क्रोमवेल कौन था? जो प्यूरिटन एज थी उसमें कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था, लेकिन अनऑफिशियल इनका एक लीडर था जो लीड कर रहा था प्यूरिटन एम्पायर को। उसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, 1658 में इसकी डेथ हो जाती है और 1659 में ये वर्क लिखा जाता है। इस पोएम में ड्राइडन ने प्रेज किया है क्रोमवेल को, उसकी मिलिट्री को, उसकी अचीवमेंट्स को, एंड एम्फेसिस ऑन द क्रोमवेल डिड। और जो भी ओलिवर क्रोमवेल ने इंग्लैंड के लिए किया, उसके लिए इसको प्रेज किया है। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद है एस्ट्रा रिडक्स। एस्ट्रा रिडक्स को लिखा है 1660 में। इट मींस स्टार रीस्टैब्लिश। और ये किसके लिए लिखा है? चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड में वापस आया और उसने मोनार्की को रिस्टोर किया, मतलब रीस्टैब्लिश किया एम्पायर को। तो ये लिखा गया है उसके लिए। स्टार रीस्टैब्लिश इसका मतलब है एस्ट्रा रिडक्स का। नेक्स्ट है फिर एनस मिराबिलिस। एनिस मिराबिलिस को लिखा है 1667 में और इसमें इसने बात की है 1655 में जो प्लेग फैल गया था इंग्लैंड में उसकी। 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये दो इंसिडेंट को डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1655 में इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद इंग्लैंड में आग लग गई थी 1666 में। ये 666 वाला जो है ये डेविल्स नंबर माना जाता है इंग्लैंड में। यहाँ पे ये जो लंदन है इसमें काफी सारे जो घर है वो जल गए थे, बहुत सारे लोगों की जानें इसमें भी गई थी। एक बहुत ही फेमस डायरी राइटर है सैमुअल पेपेज। सैमुअल पेपेज ने अपनी डायरी में एंट्री की है इन दो इवेंट्स की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो राइटर हैं, एक सैमुअल पेपेज है और एक जॉन एवलिन है। इनकी डायरी की टाइमिंग भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने पहले इनको बताया भी है,
जो मैंने न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स वाली एक वीडियो डाली है उसमें ये सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ये जो वर्क लिखा था 1668 में इसको पब्लिश किया गया था, और इसको पब्लिश करने के बाद ही ड्राइडन को पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था। इसमें जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है इस वर्क के बारे में बोलते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इनके बारे में, कि ये जो पहले ऐसे क्रिटिक थे, इंग्लिश क्रिटिक, जिन्होंने ढंग से इंग्लिश में क्रिटिसिज्म करना सिखाया, इसलिए इनको फर्स्ट डेमोक्रेटिक क्रिटिक भी बोलते हैं, फर्स्ट कंपैरेटिव क्रिटिक भी बोलते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्रिटिक भी बोलते हैं जॉन ड्राइडन को, ठीक है। तो इसमें इसने डायलॉग की फॉर्म में लिखा है। 4 लोग हैं इसमें, 4 स्पीकर हैं, यूजिनस, दूसरा है क्राइड्स, तीसरा है लेसिडस और चौथा नियंडर। नियंडर इसमें खुद ड्राइडन है। अब ये 4 लोग जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रॉबर्ट हावर्ड, क्राइड्स जो है वो रॉबर्ट हावर्ड को रिप्रेजेंट करता है, चार्ल्स सैकविले जो है ये यूजिनस को रिप्रेजेंट करता है, चार्ल्स सिडली इसमें लेसिडस है, और ड्राइडन खुद जो है वो नियंडर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। और अब ये देखो कौन सा जो कैरेक्टर है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। कोई क्लासिकल ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है, कोई फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है, कोई इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अलग अलग भी आपको अच्छे से याद करने हैं, तो मैं बता देता हूं। पहला जो है ये क्राइड्स जो है ये क्लासिकल ड्रामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यूजिनस, यूजिनस मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें है लेसिडस, लेसिडस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट कर रहा है। और जो नियंडर है, ड्राइडन खुद है, वो इंग्लिश ड्रामा को इसने इसकी फेवर की है, और इसने बोला है शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोल एंशिएंट और मॉडर्न, ठीक है। तो ये पेपर में आ चुका है पहले क्वेश्चन कि किसने शेक्सपियर को द ग्रेटेस्ट सोल बोला है। तो जॉन ड्राइडन ने बोला है अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में। इसकी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देयर इज हिस्ट्री इन नेट एग्जाम, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है यहां से एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्क, आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है इसकी समरी, ठीक है। तो इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है एब्सलम एंड अकिटोफिल, नेक्स्ट वर्क। ये एक पोएम है 1881 में, सॉरी 1681 आएगा यहाँ पे, 1681 में इसको लिखा गया था। इसमें ये एक बिब्लिकल टेल है, बिब्लिकल स्टोरी है, और ये बात करती है रिबेल जो हुआ था। एब्सलम ने रिबेल किया था अगेंस्ट किंग डेविड के। तो अब इसमें एब्सलम कौन है? अगर आपको पता होगा मैनमथ रिबेलियन के बारे में, मैं जो मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था रेस्टोरेशन एज में। तो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहाँ भी। मैनमथ रिबेलियन हुआ था, जो ड्यूक ऑफ मैनमथ, यानी कि ड्यूक ऑफ मैनमथ था और जो ये सेप्टसबरी था, ये दोनों एक तरफ थे और ये लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट? जब इसको किंग नहीं बनाया गया, चार्ल्स सेकंड ने जेम्स सेकंड को किंग बना दिया, तो उसके बाद इसने रिबेल किया था। तो यहाँ पे एब्सलम कौन है? ड्यूक ऑफ मैनमथ, ठीक है। जेम्स स्कॉट है जो कि चार्ल्स सेकंड का ये इलिजिमेट बेटा था। और अकिटोफिल है इसमें अर्ल ऑफ सेप्टसबरी, ये एक पॉलिटिशियन था, एंथनी एस्ले कूपर नाम है इसका, ये रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है। ये दोनों मिलके किंग के अगेंस्ट ये जो है वो लड़ाई लड़ने की सोच रहे थे कि मुझे किंग क्यों नहीं बनाया है, इसने अपने भाई को किंग बना दिया था, जेम्स सेकंड को। तो फिर ये रिबेल हुआ था। तो इसके बाद जो लड़ाई हुई थी वो इसमें डिस्कस की गई है। एक बिब्लिकल कैरेक्टर भी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिमरी, ये रहा, ये एक अनफेथफुल सर्वेंट है। और इसके बाद जो इसका जो सेकंड पार्ट लिखा है, एब्सलम एंड अकिटोफिल का सेकंड पार्ट लिखा है नेहम टेट ने, मैंने पॉइंट लिखा था, Nahum Tate took it up and wrote a second part, publishing into the following year. Tate was added by Dryden's advice and editorial direction. इसमें इसने 2 कैरेक्टर और दिए, इसमें ओजी और डीओजी, ठीक है, ओग और डोग, ये 2 कैरेक्टर इसने और ऐड कर दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इसकी समरी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद है द मेडल,
सबटाइटल है द मेडल ऑफ जॉन बाइस, इट इज रिटन इन द रिप्लाई टू द मेडल बाय थॉमस सेडवेल। थॉमस सेडवेल जो है इसने ये लिखा था द मेडल, ये अलग अलग वर्क है, इसका सबटाइटल नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे। द मेडल ऑफ जॉन बाइस ये लिखा है ड्राइडन ने, और द मेडल लिखा है सेडवेल ने, थॉमस सेडवेल ने। तो इस मेडल के रिप्लाई में जॉन ड्राइडन ने लिखा था द मेडल ऑफ जॉन बाइस, ये अटैक किया है किस पे, थॉमस सेडवेल पे। उसके बाद है द मैकफ्लेक्नो, ये एक पोएम है, स्टायर है ये अपॉन ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। इसके ऊपर टीएस कौन है यहाँ पे, थॉमस सेडवेल, इस पे स्टायर किया गया है। इज ए वर्स मोक हीरोइक स्टायर है ये, ड्राइडन ने लिखा है। इसकी आपको ओपनिंग लाइन याद करनी है, ओपनिंग लाइन है all human things are subject to decay and when the fate summons monarch must be obeyed, this is the opening line of मैकफ्लेक्नो। और इसमें थॉमस सेडवेल पे ये अटैक किया गया है, टीएस का मतलब है थॉमस सेडवेल। तो इसमें जो थॉमस सेडवेल जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैकफ्लेक्नो, ठीक है। तो इसमें जो मैकफ्लेक्नो का जो फादर है ये अपने सबसे डल बेटे को चूज करता है कि आने वाले टाइम में ये किंग बनेगा, ये मेरा फेवरेट है, सबसे डल इसका माइंड है, सबसे मूर्ख बेटे को चूज करता है किंग बनने के लिए। और उनको एडवाइस भी देता है वो कि तुम्हें जो भी महान स्कॉलर हुए हैं या जो भी ज्ञानी है उनको फॉलो नहीं करना है, तुम्हें अपना डल माइंड ही यूज करना है शासन चलाने के लिए, ठीक है। बुक से उसका जब सेरेमनी की जाती है तो सिंहासन बनाया जाता है बुक्स का, ठीक है। तो इस तरह की ये स्टोरी है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। मैंने ये पूरी समरी इसमें डाली हुई है, ये आप पढ़ लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद है रिलीजियो लेसी, इसको लिखा है 1682 में और इसका मतलब है लेमन्स फेथ, सिर्फ इतना याद करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है द हिंड एंड द पेंथर, ये एक बीस्ट फेबल स्टोरी है। बीस्ट फेबल होती है जिसमें जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करते हैं जानवरों को, ठीक है, या जानवरों के नाम डाले होते हैं, पशु पक्षियों के नाम डाले होते हैं, वो बीस्ट फेबल स्टोरी होती है। हिंड एंड द पेंथर फॉल्स इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में है ये। और इसमें कोई रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हिंड है वो रोमन कैथोलिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और पेंथर जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वुल्फ इसमें प्रोस्बाइटेरियंस है, और जो एप है वो फ्री थिंकर है, इसमें एप ये फ्री थिंकर है, ठीक है। और जो लॉयन है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से बीस्ट फेबल स्टोरी बनाई गई, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ड्राइडन की बीस्ट फेबल स्टोरी कौन सी है, द हिंड एंड द पेंथर। उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द टर्म हीरोइक ड्रामा, हीरोइक आएगा यहाँ पे, हीरोइक ड्रामा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने इस प्ले में सबसे पहली बार ये टर्म यूज की है, हीरोइक ड्रामा यहां से इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा से। उसके बाद है द इंडियन एम्परर, द इंडियन क्वीन, ये शायद इसने रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ कोलैबोरेशन में लिखा गया है। इट इज बिलीव्ड इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट हावर्ड। उसके बाद है औरंगजेब, देन ऑल फॉर लव, जिसका सबटाइटल है वर्ल्ड विल लॉस्ट। ये जो ऑल फॉर लव है ये बेस्ड है शेक्सपियर का एक प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये उसी की इमिटेशन है, सेम कॉपी किया है इसने ड्राइडन ने, सेम स्टोरी है इसकी। ये अगर आपने शेक्सपियर वाली वीडियो देखी है तो अब आपको पढ़ने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप इसकी भी समरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अलेक्जेंडर फीस्ट, इसमें जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो एक फेस्ट देता है आफ्टर ही डिफीट पर्शियन आर्मी, जब वो पर्शियन आर्मी को हरा देता है तो वो एक सेलिब्रेशन अरेंज करता है। उसमें एक बार्ड है, ए बार्ड टिमोथियस, टिमोथियस एक पोइट था, परफॉर्म ये म्यूजिकल इवेंट जो है उसको परफॉर्म कर रहा है। दिस पोएम क्लोजेस एंड एज द स्पीकर कंपेयर्स टिमोथियस टू सेंट सिसिलिया, सेंट सिसिलिया के साथ इसको कंपेयर किया गया है टिमोथियस को, और इनमें से बेटर किसको बताया गया है, सेंट सिसिलिया को। ये काफी पुराने टाइम का बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है
और इसको कंपेयर किया है सेंट सिसिलिया के साथ, लेकिन इसमें सुपेरियर बताया गया है इसको, सेंट सिसिलिया को। ठीक है, उसके बाद आगे है ही नहीं। एक वर्क और है इनका, मैं टाइटल लिख देता हूं, सेंट सिसिलियास डे। ठीक है, ये पोएम जो है 7 स्टैंजा में है, यहां पे आएगा। ये मैंने टाइटल गलत नहीं डाला है यहां पे। हाँ, सेंट सिसिलिया डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी ड्राइडन की। इस ये 7 स्टैंजा में लिखी गई है और इसमें पावर ऑफ म्यूजिक की बात की गई है। पावर ऑफ म्यूजिक एंड इट्स एबिलिटी टू इंसाइट इमोशंस। कैसे एक जो म्यूजिक की रिदम है या जो एबिलिटी है वो हमारे इमोशंस को एनर्जाइज करती है। ठीक है, कैसे इंसाइट करती है, ये बातें इसमें की है। और इसमें भी ये जो सेंट सिसिलिया है इसके बारे में बात की है। इसमें इसने एग्जाम्पल दिया है, बिब्लिकल एक म्यूजिशियन है, जुबल नाम है उसका। तो जुबल का एग्जाम्पल देके इसने बताया है कि किस तरह से म्यूजिक जो है वो एनर्जाइज करता है इसके लिसनर को। और फाइनल स्टैंजा में उसने डिस्कस किया है नैरेटिव ऑफ सेंट सिसिलिया एन ऑर्गन प्लेयर। ये सेंट सिसिलिया जो है ये एक ऑर्गन प्लेयर थी, तो इसको और जो जुबल है इन दोनों को इसमें कंपेयर किया गया है। द स्पीकर डिस्क्राइब हर टैलेंट विद द रेफरेंस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर ऑर्फियस। यहां पे फिर इसने ऑर्फियस के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, ध्यान रखना सेंट सिसिलिया डे में जो सिसिलिया है उसको ऑर्फियस के साथ कंपेयर किया गया है, और जो अलेक्जेंडर फीस्ट है उसमें टिमोथियस के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी बेटर बताया है सेंट सिसिलिया को। ऑर्फियस हुम स्पीकर डिस्क्राइब इंफीरियर टू सेंट सिसिलिया। ये इससे ज्यादा अच्छे, सेंट सिसिलिया से ज्यादा अच्छे ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं थे या म्यूजिशियन नहीं थे। ठीक है, तो ये है जॉन ड्राइडन के वर्क्स। तो सारे आपको जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने बताए हैं वो सारे याद करने हैं। जो जो समरी मैंने बोला है पढ़ने के लिए वो पढ़नी है। ये राइटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के एग्जाम के लिए स्पेशली आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसका एक वर्क पढ़ना है। एक बता देता हूं मैं एक बार और, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, इसको स्टार मार्क कर लो। जितना अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ लेना। ड्राइडन क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और काफी सारी वीडियोस आपको इस तरह की मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।